हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जश्न बिस्तर पर उठकर बैठ गया था। उसने ऊपरी बदन पर कुछ भी नहीं पहना था और अपनी शर्ट भी उठाकर अति को पहनने के लिए दे दी थी। अति ने जल्दी से बिस्तर के अंदर ही उसकी वो शर्ट पहनी जो लगभग उसके घुटनों तक आ गई थी। शर्ट पहनने के बाद वो जल्दी से बिस्तर से उठी। उसकी आंखों में अभी भी आंसू थे। उसका बदन बुखार और कमज़ोरी की वजह से दर्द हो रहा था, लेकिन वो इस चीज़ को कुछ और ही समझ रही थी और गुस्से और आंसुओं से भरी आंखों से जश्न की तरफ देख रही थी। उसके खड़े होने के बाद जश्न भी अपनी जगह से खड़ा हुआ। उसने इस वक्त नीचे ब्लैक कलर के शॉर्ट्स पहने हुए थे और उसका वो एक्सप्रेशनलेस चेहरा, परफेक्ट बॉडी और किलर लुक किसी राजा से कम नहीं था। अति बाथरूम की तरफ जा रही थी, लेकिन दरवाजे पर ही जश्न ने उसका हाथ खींचा और उसे दीवार से लगाकर खड़ा कर दिया। अति सहमति हुई उसे देखती रह गई। जश्न भी उसके चेहरे को देख रहा था और फिर एकदम वो उसकी गर्दन की तरफ बढ़ा। अति अपनी जगह पर खड़ी रह गई, जैसे बर्फ़ की तरह जम सी गई हो। जश्न की करीबी सी उसकी सांसें तेज हो गई थी। आहें भरते हुए उसने अपनी मुट्ठियां कस ली। उसका पूरा जिस्म में एक नया सा एहसास दौड़ने लगा जो आज तक उसने कभी महसूस नहीं किया था। कुछ अलग सा। वो जश्न को खुद से दूर कर ही नहीं पाई। जश्न ने हल्के से अपने होंठ उसकी गर्दन पर रखे तो अति के रोंगटे खड़े हो गए। उसने जश्न के सीने पर अपने हाथ रख लिए, जिससे उसके नाखून जश्न के सीने पर गड़ गए। अगले ही पल जश्न उससे अलग हुआ और उसकी आंखों में देखने लगा। ना आंसू थे ना दर्द, कुछ अलग सा था उसकी आंखों में जो किसी नशे से कम नहीं था। जश्न एक बार फिर से उसके करीब हुआ, लेकिन इस बार वो उसके कान की तरफ बढ़ा और फुसफुसाते हुए बोला, तुम्हारा जिस्म पाने के लिए मुझे तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं। अगर मैं खुद तुम्हारे करीब आना चाहूँ तो तुम में इतनी हिम्मत नहीं कि मुझसे दूर रह सको। थोड़ी देर पहले बिस्तर पर क्या हुआ क्या नहीं ये बताना मैं तुम्हें ज़रूरी नहीं समझता, क्योंकि जश्न सिंह शेखावत सफाइयाँ नहीं देता। तुम्हें जो सोचना है सोचो, आई डोंट केयर। इतना कहकर वो वॉशरूम में चला गया, जबकि अति दीवार से लग कर ही खड़ी रह गई। जश्न की बातें, उसकी हरकतें तो बाद की बात। अभी उसे खुद पर हैरानी हो रही थी कि उसके करीब आने पर उसे क्या हो रहा था। वो क्यों उसे खुद से दूर नहीं कर पाई। जश्न की बातें, उसकी हरकतें तो बाद की बात। अभी उसे खुद पर हैरानी हो रही थी कि उसके करीब आने पर उसे क्या हो रहा था। वो क्यों उसे खुद से दूर नहीं कर पाई। जितनी नफ़रत से वो शेखर, कालिंदी और उन सबको देखती थी, उतनी नफ़रत से वो जश्न को खुद से दूर क्यों नहीं कर पाई। वो अभी भी सोचों में गुम खड़ी ही थी कि जश्न बाथरूम से बाहर आया। उसने एक नज़र उसे देखा और फिर अपने कपड़े पहनने लगा। वो आईने के सामने खड़ा तैयार हो रहा था। तभी आईने में से एक नज़र उसने फिर से अति को देखा, जो अभी भी वैसे ही खड़ी थी। उस वाइट शर्ट में वो बेहद क्यूट लग रही थी, इसलिए जश्न की नज़र ना चाहते हुए भी उस पर ठहर गई। वैसे ये शर्ट भी तुम पर अच्छी लग रही है, लेकिन फ़िलहाल हमें बाहर जाना है तो कुछ अच्छा सा पहन कर तैयार हो जाओ। जश्न ने जैसे ही ये कहा, अति को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे बहुत गहरी नींद से जगा दिया हो। पर हम जा कहाँ रहे हैं? आप मुझे फिर से बेचने। अति का इतना कहना ही था कि गुस्से से जश्न की नसें एक बार फिर से तन गई। अब तक जिस चेहरे पर हल्की हल्की सी मुस्कुराहट बड़ी मुश्किल से बिखरी थी, वो एक बार फिर से गुस्से से भर गया और इस बार गुस्सा हद से पार था। अगले ही पल वो गुस्से से कांपता हुआ उसके सामने था, लेकिन इस बार उसके होठों से पहले उसके हाथ चले। उसने अति के बालों को अपनी मुट्ठी में पकड़ा और हल्का सा खींचते हुए उसके चेहरे के ऊपर झुका और दांत पीसते हुए बोला, आखिरी बार, सिर्फ आखिरी बार तुम्हारी ये बकवास बर्दाश्त कर रहा हूँ। इसके बाद बर्दाश्त करने की कोई गुंजाइश नहीं होगी और ना ही मेरा गुस्सा तुम झेल पाओगी। इस तरह बाल खींचने से अति को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। दर्द से उसकी आंखों में फिर से आंसू आ गए, लेकिन उन आंसुओं की तपिश तब कम हुई जब जश्न ने अपनी अगली बात कही, तुम कोई चीज़ नहीं हो जिसे कोई खरीदे या बेचे। तुम इंसान हो। तुम्हारा एक नाम है
सांसें चलती हैं तुम्हारी, जिन पर सिर्फ तुम्हारा हक है, किसी और का नहीं। सिर्फ 10 मिनट का वक्त है तुम्हारे पास। जल्दी से तैयार हो जाओ, और मुझे देरी बिल्कुल पसंद नहीं। उसने उसके बालों को छोड़कर नॉर्मल होकर कहा। अति कुछ पलों के लिए तो उसकी आंखों में ही देखती रही। क्या है ये इंसान, एक पल में आग है तो एक पल में पानी। कभी ऐसी बातें करता है जिससे मन तड़प उठे, तो कभी तड़पते हुए मन को शांत भी कर देता है। अति ने अभी भी बैग में से कपड़े बाहर नहीं निकाले थे। सारे कपड़े बैग में टेबल पर ही रखे थे। वापस आने के बाद ये सारे कपड़े अलमारी में लगा देना, जस ने कहा तो अति ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। कुछ ऐसा भी नहीं कहा जो तुम्हें समझ ना आए। जसन ने उसका मुंह किसी गोलगप्पे की तरह खुले देख कहा। पर ये तो आपका कमरा है, आज से तुम्हारा भी है। पर क्यों? जिस दिन हम आए थे उस दिन आपने कहा था कि मैं अलग कमरे में रहने वाली हूँ। अच्छा, ये कहा था मैंने? अति ने जल्दी से अपना सिर हाँ में हिलाया। तो अब भी जो कहा है मैंने ही कहा है, और मुझे नहीं लगता मुझे कुछ कहने से पहले तुम्हारी इजाज़त लेनी पड़ेगी, जस ने कहा और फिर बोला। 2 मिनट बर्बाद कर चुकी हो। ठीक 8 मिनट बाद तुम जिस भी हालत में होगी उसी में उठाकर बाहर ले जाऊंगा। उसकी बात सुनकर अति के पैरों को पहिए लग गए और उसके हाथों को पंख, पता नहीं, पर वो गायब ज़रूर हो गई। जब वो दोनों घर से बाहर निकले तो अति अपनी नज़रें पूरे घर में दौड़ा रही थी, इसलिए उसके कदम धीमे थे। जस ने एक नज़र उसे गुस्से से देखा और अगले ही पल वो उसकी गोद में थी। कि बार बार आप मुझे गोद में क्यों उठा लेते हो? इस घर में एक चक्कर तुम वापस आने के बाद लगा लेना। अभी मेरे पास इतनी फुर्सत नहीं कि अपना टाइम बर्बाद करूं। पहले ही तुमने पूरे 2 मिनट ज़्यादा लिए हैं। उसकी बात सुन अति ने कुछ नहीं कहा, बस उसे देखती रही। शायद ही वो उसे कभी समझ पाए। गाड़ी जसन ड्राइव कर रहा था और अति साथ वाली सीट पर बैठी थी। जसन पूरा गंभीर होकर ड्राइव कर रहा था, लेकिन उसकी नज़रें अति पर भी बराबर थी, जो बाहर की रंग बिरंगी लाइट और खुली बड़ी सड़कें, ऊंची इमारतें देख रही थी। वो एक गांव से थी, इसलिए उसने ये सब कभी नहीं देखा था। तभी अचानक से उसे एक चाट पापड़ी वाला दिखा, जिसे देख उसने अपनी जीभ होठों पर फेरी। अगले ही पल जसन की गाड़ी एक झटके से रुकी। अति का सिर भी आगे डैशबोर्ड पर लगता अगर जसन अपना हाथ आगे नहीं रखता तो। अति बड़े शौक से कभी गोलगप्पे खाती, तो कभी दही बल्ला, तो कभी चाट पापड़ी, लेकिन जसन गाड़ी से अपनी पीठ टिकाए बस उसे देख रहा था। तभी अचानक से वो अति के करीब आया और अपना रुमाल निकाल कर उसका मुंह साफ करने लगा। उसके मुंह पर दही लगी थी। अति एकदम फ्रीज हो गई। उसके मुंह से निकलती सी सी की आवाज़ सुन जस ने उससे पूछा, मिर्ची लग रही है? पर अति ने डरते हुए ना में सर हिला दिया, ताकि जस उसे डांटा ना कि उसने इतना खाया क्यों। उसे एक चिंता ये भी थी कि उसके खा तो लिया, लेकिन जस ने पैसे ना दिए तो उसका क्या पता वो कब बदल जाए। इसलिए वो जल्दी से जाकर गाड़ी में बैठ गई। जसन उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर हल्का सा मुस्कुराया और फिर पैसों की गड्डी ठेले पर रखकर गाड़ी में आकर बैठ गया और विंडो ऊपर कर दी। अति अभी भी मिर्ची से सी सी कर रही थी। कभी जीभ बाहर निकालती तो कभी लंबी सांस लेकर होठों को गोल कर हवा छोड़ती। माथे पर चमकता पसीना बता रहा था कि मिर्ची ने होश उड़ा रखे हैं। लेकिन असली होश तो तब उड़े जब जस ने उसका चेहरा अपने हाथों में पकड़ा और उसके होठों को अपने होठों में मिला लिया। अति के तीखे होठों को जसन के मीठे होठों ने अपने अंदर समा लिया था। जसन को पागल करती सीसी की आवाज़ बंद हुई और सांसों का शोर अब अति को पागल करने लगा। अति की मिर्ची तो कब की गायब हो चुकी थी। जब जस ने महसूस किया कि उसकी सांसें घुटने लगी है, तो जस ने उसके होठों को छोड़ा। उसके होंठ बिल्कुल सुर्ख लाल हो चुके थे और वही रंगत गालों पर भी छाई थी। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? जस ने छूटने के बाद अति गुस्से में बोली। मिर्ची लग रही थी तुम्हें, तो मुझे इसे दूर करने का कोई और तरीका नहीं मिला। तो क्या आपके सामने जिसे भी मिर्ची लगती है आप ऐसे ही उनकी मिर्ची दूर करते हो? मैं ऐसे किसी को भी बीच रास्ते में तीखा नहीं खिलाता, मतलब मीठा खिलाते हैं। मैं कुछ भी खिलाऊं, तुम्हें क्यों जानना है? उसकी बात सुनकर अति ने अपना चेहरा नीचे झुका लिया। सही है, मुझे क्या हक कुछ भी जानने का? तुम दूसरी हो,
जशन ने गाड़ी स्टार्ट करने के बाद कहा तो अति ने उसकी तरफ देखा। जशन का एक्सप्रेशन लेस चेहरा देखकर उसे लगा शायद उसे कोई गलतफहमी हुई है। उसने फिर से नज़रें झुका ली। थोड़ी देर बाद उनकी गाड़ी फिर से शेखावत विला के अंदर एंटर हुई। वापस गाड़ी घर में आते देख अति ने हैरानी से जशन की तरफ देखा, लेकिन जशन ने उसकी तरफ नहीं देखा और गाड़ी से बाहर निकलकर घर के अंदर आ गया। अगर हमें कहीं जाना ही नहीं था तो हम बाहर गए ही क्यों? वो उससे पूछती पूछती अंदर आई। उसकी भागने की स्पीड और जशन की चलने की स्पीड लगभग एक जैसी थी। हमें तुमसे कुछ बात करनी है जशन, रागिनी जी ने जशन का रास्ता रोकते हुए कहा। ऊपर कमरे में जाओ, जशन ने अति की तरफ देखकर कहा। नहीं, ये लड़की तुम्हारे कमरे में बिल्कुल नहीं जाएगी। अभी इसी वक्त इस लड़की को जहाँ से लेकर आए हो वहाँ छोड़ कर आओ, रागिनी जी ने कहा तो अति एकदम से जशन के पीछे हो गई और उसकी शर्ट को मुट्ठियों में भींच लिया। जशन अति की तरफ पलटा और उसे बेहद गुस्से में देखते हुए एक बार फिर से बोला, अभी इसी वक्त हमारे कमरे में जाओ। उसके इस तरह गुस्सा करने से और रागिनी जी की कड़क नज़रें अपने ऊपर पाकर अति कांपने लगी। सुना नहीं तुमने क्या कहा मैंने? जशन ने एक बार फिर चिल्लाया तो वो जल्दी से ऊपर कमरे की तरफ भाग गई। उसके जाने के बाद जशन फिर से रागिनी जी की तरफ मुड़ा और उन्हें देखते हुए बोला, अब कहिए क्या कहना है आपको? मैंने जो कहा था मैं कह चुकी हूँ, लेकिन एक बार फिर दोहरा रही हूँ। ये लड़की इस घर में नहीं रहेगी। इसे जहाँ से लेकर आए हो वहाँ इसे वापस छोड़ कर आओ, और अगर मैं ऐसा ना करूँ तो? जशन तुम समझ नहीं रहे, ऐसी लड़की का हमारे घर में रहना बिल्कुल ठीक नहीं। हमारी इज्जत है समाज में, रुतबा है, नाम है। उस जैसी चरित्रहीन, खबरदार खबरदार, जशन गुस्से से उन्हें देखते हुए गरजा। गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा जशन, तुम्हारा ड्राइवर हमें बता चुका है कि वो लड़की तुम कहाँ से लाए हो। हम बस इतना चाहते हैं कि तुम आज ही उस लड़की को उस जगह पर वापस छोड़ आओ। हम उसे अपने घर में, अपना घर? जशन ने व्यंग्य और हैरानी के मिले जुले भाव से पूछा। उसके इस तरह कहने से रागिनी जी के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। जशन हल्का सा मुस्कुराया और बोला, आपको अपनी माँ मानता हूँ और माँ जैसी इज्जत भी देता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी माँ बनकर मुझ पर अपना हक भी जताएं। और एक बात और याद रखिएगा, ये घर मेरा है। ये नाम और रुतबा जिसे आप अपनी कीमती साड़ियों और महंगे गहनों में लपेट कर खुद पर ओढ़ती हैं, ये सब मुझसे जुड़ा है। तो मुझे मेरे घर में किसे लाना चाहिए और किसे नहीं, इसका फैसला सिर्फ मैं करूँगा। इतना कहकर वो सीढ़ियों की तरफ पलट गया, लेकिन फिर जाते जाते रुका और बोला, इस घर में आने वाला मेरी मर्जी से आता है, लेकिन जाने वालों को मैं रोकता नहीं। रागिनी जी सिर्फ उसे जाते देखती रह गई और उसकी आखिरी वाली बात पर उनके चेहरे के भाव थोड़े बदले। थोड़ा गुस्सा, थोड़ी नाराज़गी और थोड़ी झल्लाहट इस वक्त उनके चेहरे पर बनी हुई थी। मनीषा जो काफ़ी देर से छुप कर उनकी बातें सुन रही थी, उन दोनों के जाने के बाद वो बाहर आईं। आखिर बात क्या है? ऐसी कौन सी जगह से आई है ये लड़की जो मम्मी जी को भी इसका यहाँ रहना बिल्कुल नहीं पसंद? कौन है ये लड़की और क्या कहानी है इसकी? मुझे जल्द ही पता लगाना होगा, उसने कुछ सोचते हुए मन ही मन कहा। जशन बेहद गुस्से में अपने कमरे में वापस आया। अति बेड पर बैठी उसका इंतज़ार कर रही थी। उसके कमरे में आने के बाद वो जल्दी से उसके पास गई और उसके चेहरे को देखते हुए बोली, क्या आप सच में मुझे उस जगह पर वापस छोड़ आएंगे? प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, मैं वहाँ नहीं जाना चाहती। दूर हटो मुझसे, जशन गुस्से में चिल्लाते हुए बोला तो अति थोड़ी सी पीछे हो गई। अति आंखों में आंसू लिए उसे ही देख रही थी, लेकिन जशन का चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। उसने कबर्ड में से सिगरेट की डब्बी निकाली और सोफे पर बैठकर कस भरने लगा। अति डर भी रही थी, लेकिन उसे जशन से बात भी करनी थी ताकि उसे मना सके, ताकि वह उसे कालिंदी के पास ना छोड़कर आए। मैं जानती हूँ आपके सामने कुछ भी कहने की मेरी कोई औकात नहीं, ना ही मेरा आपसे कोई सवाल करने का हक है। मांगने के लिए तो ना कोई हक चाहिए होता है और ना ही औकात। आप चाहें तो मुझे इस घर से निकाल दें, मैं चुपचाप चली जाऊंगी, कहीं भी रह लूँगी, लेकिन मुझे इस जगह पर वापस नहीं जाना। वो लोग बहुत गंदे हैं, वो गंदे काम करते हैं और मुझसे भी करवाते हैं। जब मैंने उनकी बात नहीं मानी तो उन्होंने मुझे बहुत मारा। अति सुबक सुबक कर बोल रही थी। अभी तक कपड़े नहीं बदले तुमने?
जस ने सिगरेट ऐश ट्रे में बुझाते हुए पूछा। अति ने रोते रोते एकदम से बड़ी आंखें करते हुए उसे देखा। नाइट सूट पहनो और सो जाओ, जसन फिर से बोला। आप मुझे वहाँ छोड़कर आएंगे? जसन अपनी जगह से उठा और बोला, अगर तुम्हें जवाब मिलना होता तो एक बार में ही मिल जाता। बार बार पूछने से तुम्हारा सवाल बेशक बदल जाए, मेरा जवाब ना देने का मूड नहीं बदलेगा। और अगर अब भी यहाँ खड़ी रही तो मुझे तुम्हारे कपड़े बदलने में कोई दिक्कत नहीं। अति ने मुंह बिगाड़ते हुए उसे देखा, लेकिन जस ने दोबारा उसे नहीं देखा और एक और सिगरेट जला ली। मतलब तुम भी चाहती हो तुम्हारे कपड़े मैं चेंज करूं? जसन ने जैसे ही कहा, अति एक बार फिर से गायब हो गई। वो कपड़े चेंज करके आई और बेड पर बैठ गई। दूध रखा है टेबल पर, जसन ने कहा तो अति ने टेबल पर देखा। एक भरा ग्लास दूध का वहाँ रखा था। सिर्फ देखना नहीं, पीना भी है, जसन ने सोफे से उठते हुए कहा और अपने कपड़े उतारने लगा। उसे कपड़े उतारते देख अति की हवा टाइट हो गई। उसने अब बस नीचे शॉर्ट्स पहने हुए थे। जैसे जैसे वह उसके करीब बढ़ रहा था उसकी सांसें अटक सी रही थी। उसने जल्दी से दूध का गिलास उठाया और एक ही मिनट में ख़त्म कर दिया। उसकी हरकत पर जसन के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई। अति ने डरते हुए अपनी नज़रें झुका रखी थी, क्योंकि कोई अंदाज़ा नहीं सामने खड़ा ही शख्स कब क्या कर दे। और हुआ भी कुछ ऐसा ही, जब जसन ने अचानक से अति को पेट से पकड़कर उसे बेड पर बिठा दिया और खुद उसकी गोदी में सिर रख लिया। अति की सांसें तो उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने गिरवी रख ली हो। ऊपर से जसन का वो बिना कपड़ों के ही यूं उसके साथ बेड पर होना। उसने एक बार फिर से अति का हाथ पकड़कर अपने सिर पर रख दिया तो उसने उसके बाल सहलाने शुरू कर दिए। बस मन में एक ही सवाल था कि आखिर ये बंदा चाहता क्या है। मैं एक बात पूछूं आपसे, उसने मुश्किल से कहा। जसन ने धीमे से जवाब दिया और अपना चेहरा उसके पेट से जोड़ लिया। जस ने अति को खींचकर बेड पर बिठा दिया था और उसके उठने से पहले ही खुद उसकी गोदी में सिर रख कर लेट गया था। अति हैरानी से उसे ही देख रही थी। आखिर क्या है ये शख्स और चाहता क्या है? एक पल में गुस्सा करता है और अगले ही पल ऐसी हरकत करता है कि सामने वाला बिल्कुल चुप हो जाए। अति के लिए यह एहसास बिल्कुल नया था। आज तक उसने कभी किसी के साथ इस तरह समय व्यतीत नहीं किया था और ना ही किसी से कभी आकर्षित हुई, लेकिन जस की शख्सियत उसे अनजाने एहसासों से रूबरू करवा रही थी। उसके दिल में उठती हल्की हल्की सी हलचल और उमंगें तूफान पर आ जाती जब जश्न उसके पास आता। उसके चेहरे पर गुलाबी रंगत बिखरने लगती थी, पेट में तितलियां से उड़ने लगती, हाथ पैर सुन्न होने लगते, नज़रें जश्न पर ठहर जाती और एक अलग सी गर्माहट शरीर को महसूस होने लगती। जश्न ने उसका हाथ पकड़कर अपने बालों में रख दिया तो अति धीरे धीरे से उसके बालों को सहलाने लगी। मैं एक बात पूछूं आपसे, उसने बड़ी मुश्किल से कहा। जश्न ने धीमे से जवाब दिया और अपना चेहरा उसके पेट से जोड़ लिया और उसके बिल्कुल करीब कर दिया। क्या आप मुझे दोबारा उस जगह पर छोड़कर आएंगे? मतलब जवाब सुने बिना नहीं मानोगी? मेरे लिए ये सिर्फ एक जवाब नहीं है, अति ने रुआंसी सी होकर कहा। तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। जश्न ने जवाब दिया तो आज पहली बार उसके किसी जवाब से अति के चेहरे पर राहत के भाव आए, लेकिन अगले ही पल उसने फिर से सवाल किया, अगर आपके घर वाले मुझे वहाँ पर छोड़कर आने के लिए कहेंगे तो? कहा ना तुमसे, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी, ना ही किसी और के चाहने से, ना ही खुद के चाहने से, जश्न ने कहा और अपनी बाहें अति की कमर पर लपेट ली। उसकी छुअन से ही अति आगे की तरफ हो गई तो जश्न के होंठ उसके पेट से छू गए। एक सनसनी से उसके पूरे शरीर में फैल गई। नींद आ रही है मुझे, बार बार हिलो मत, जश्न ने कहा, लेकिन फिर अगले पल अति की आंखों से बहता आंसू उसके गाल पर गिरा। अति को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो हंसे या रोए। वो उस जगह पर कभी वापस नहीं जाएगी, इस बात पर खुश हुए, या फिर जश्न उसे यहाँ से कभी जाने ही नहीं देगा, इस बात पर रोए। लेकिन क्या वो इस घर से जाना चाहती है या यहीं रहना चाहती है? क्या है उसकी मर्जी और क्या है उसकी नियति? जश्न ने उसे थोड़ा सा कसा और बोला, मुझे बार बार रोने वाली लड़कियां नहीं पसंद। आप मुझे अपनी पसंद बनाना चाहते हैं? अति ने सवाल किया। जश्न ने उसका सवाल सुना लेकिन कोई जवाब नहीं दिया।
अति थोड़ी देर तक उसके जवाब का इंतज़ार करती रही, लेकिन जब उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो उसने अपना सिर बेड की टेक पर लगा लिया और आंखें बंद कर ली। अगली सुबह हुई तो अति जश्न की बाहों में सिमटी हुई सो रही थी। जश्न ने अपनी आंखें तो अति का खूबसूरत चेहरा उसकी आंखों के बिल्कुल सामने था। उसे देखते ही उसे उसका कल का पूछा हुआ सवाल याद आया, क्या आप मुझे अपनी पसंद बनाना चाहते हैं? उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई, लेकिन अगले ही पल वो मुस्कुराहट गायब हो गई। वो अपनी जगह से उठा और पहले बालकनी की तरफ गया और वापस आकर अपने कपड़े लेकर बाथरूम की तरफ। करीब 2 घंटे उसने अपनी दिनचर्या के हिसाब से बिताए। अति अभी भी गहरी नींद में सो रही थी और जश्न ऑफिस के लिए तैयार भी हो चुका था। जश्न ने उसे गोद में उठाया और ले जाकर शावर के नीचे खड़ा कर दिया। अति अपनी उनींदी आंखों से उसे ही देख रही थी कि एकदम से शावर का पानी उस पर गिरने लगा। ये क्या किया आपने? वो जल्दी से शावर साइड हट कर बोली। चुपचाप नहाओ वरना मुझे अपने कपड़े उतार कर वहाँ आना पड़ेगा, और फिर तुम्हारे कपड़ों का क्या होगा ये तुम जानती हो। जश्न ने लगभग धमकाते हुए कहा तो अति फिर से शावर के नीचे हो गई। यस गुड गर्ल, जश्न ने मुस्कुराकर कहा और वहाँ से बाहर आ गया। उसके जाने के बाद अति ने अपना मुंह बिचकाया और बोली, ऐसा लगता है बाहर भी ये इंसान अपना हर एक काम बंदूक की नोक पर करवाते होंगे। ओ अगर मेरा ये काम नहीं किया तो गोली मार दूंगा, ये काम नहीं किया तो भेजा उड़ा दूंगा। अति शावर के नीचे ही अपने हाथों से बंदूक बनाकर निशाना लगाने वाला एक्शन करते हुए बोल रही थी कि सामने जश्न को एक बार फिर से देखकर उसकी बत्ती गुल हो गई। जश्न तीखी नज़रों से उसे ही देख रहा था जो उसके कपड़े देने वहाँ वापस आया था। उसे देखते हुए ही अति ने अपने कपड़ों को ज़ोर से पकड़ लिया तो जश्न पलटकर मुस्कुराने लगा। मन ही मन ना जाने कितनी मन्नतें अति ने इस चीज़ की मांग ली कि जश्न यहाँ से सीधा बाहर जाए, लेकिन जब जश्न वहाँ से बाहर चला गया तो अगले ही पल वो उन मन्नतों से मुकर गई। जल्दी नहाकर बाहर आ रही हो या वापस अंदर आऊँ? जश्न दरवाजे से ही बोला तो अति ने एक बार फिर से अपने हाथ जोड़ लिए और बोली, चढ़ाऊँगी, जिस जिस को जितने जितने का प्रसाद बोला है सब चढ़ाऊँगी, बस इस मुसीबत से बचा लो। जश्न ने बाहर आने के बाद उसकी तरफ देखा जो वो कल लेकर आया था, लेकिन अति उसे जिस हालत में मिली उसके बाद वो उसे ये दे ही नहीं पाया, और फिर रात को भी उसका मूड ऑफ था। थोड़ी ही देर में अति नहाकर बाहर आई। उसने एक ब्लैक कलर का प्लाजो सूट पहना हुआ था और खुले गिले बाल जिनमें से पानी की बूंदें टपक रही थी। गोरा रंग भी उसके सामने फीका पड़ जाए और ऐसी खूबसूरती की खूबसूरत लफ्ज़ भी छोटा रह जाए। बाथरूम से आने के बाद वो आईने की तरफ बढ़ गई और अपने बाल बनाने लगी। जश्न ने उस बैग में से फ़ोन निकाला और अति के सामने रख दिया। अति ने एक बार हैरानी से उसे और फिर जश्न की तरफ देखा, फिर से उस फ़ोन की तरफ देखा। इस तरह देखोगी तो आँखों की पुतलियाँ बाहर आ जाएंगी और फिर इसे कभी यूज़ भी नहीं कर पाओगी। जश्न ने कहा तो अति अपनी जगह से खड़ी हुई और बोली, हमारे गांव में लड़कियां फ़ोन नहीं चलाती, कहते हैं इसमें बहुत कुछ होता है जिससे लड़कियां बिगड़ जाती हैं। उसके कहने का लहजा देखकर जश्न खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया। जश्न ने वो फ़ोन अपने हाथ में लिया और फिर अति का हाथ पकड़कर उसके हाथ में वो फ़ोन रखते हुए बोला, बिगड़ने वाला जब तक खुद ना चाहे तब तक उसे कोई भी नहीं बिगाड़ सकता। इसे हर वक्त अपने पास ही रखना। पर मुझे यह चलाना नहीं आता, अगर ख़राब हो गया तो नया आ जाएगा, जश्न ने कहा और अपनी ब्लेज़र पहनने लगा। और अगर वो भी ख़राब हो गया तो, अति ने अपनी बड़बड़ जारी रखी, तो और नया आ जाएगा। अगर वो भी ख़राब हो गया तो, अति ने तो शब्द पर शब्द लाकर कुछ ज़्यादा ही जोर दिया तो जश्न एकदम से उसकी तरफ पलटा और उसकी ठोडी पर हाथ रखा। उसका मुंह बंद करते हुए बोला, तो घर पर दुकान खुलवा दूंगा, अब चले नीचे नाश्ता करने। जश्न ने आगे कहा तो अति का मुंह एक बार फिर से खुल गया। आज ये बंदा सच में उसे हार्ट अटैक देकर ही मानेगा। हम सच में नीचे जाएंगे? उसने चहकते हुए पूछा। आज से तुम नाश्ता, लंच और डिनर तीनों नीचे सबके साथ बैठकर ही करोगी, लेकिन उसके बाद चुपचाप इस कमरे में वापस आ जाओगी और यहाँ से बाहर नहीं जाओगी। जश्न ने कहा तो अति का मुंह एक बार फिर से उतर गया, लेकिन अगले ही पल नॉर्मल भी हो गया, ये सोचकर कि चलो इतनी छूट तो मिली। दोनों नीचे आए तो इस वक्त सब डाइनिंग टेबल पर ही थे और जश्न का इंतज़ार कर रहे थे।
लेकिन उन्हें उम्मीद भी नहीं थी कि जश्न आएगा। उन दोनों को साथ देखकर वहाँ हर किसी के चेहरे पर अलग अलग भाव थे। कोई गुस्सा था, कोई हैरान, तो कोई बिल्कुल जल कर राख हो चुका था। जश्न आकर बीच वाली किंग चेयर पर बैठ गया, लेकिन अति खड़ी रही। क्या हुआ, बैठो यहाँ, उसने अपने पास वाली चेयर पर उसे बैठने का इशारा करते हुए कहा। लेकिन वो बैठती उससे पहले ही रागिनी जी अपनी जगह से खड़ी हो गई और गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, तुम्हें सच में लगता है कि ये लड़की यहाँ बैठकर हमारे साथ खाना खाने लायक है? उनकी बात पर जश्न ने घूर कर उन्हें देखा और अपने हाथ में पकड़े हुए चम्मच पर अपनी पकड़ कस दी। अति उनकी आवाज़ से सहम कर पीछे हो गई। क्यों अति के यहाँ बैठकर खाने में क्या प्रॉब्लम है? जश्न ने सख्त भाव से पूछा। ये तुम हमसे पूछ रहे हो? अगर प्रॉब्लम आपको है तो उसका कारण भी तो आप ही बताएंगी। ठीक है, अगर तुम हमारे मुंह से ही सुनना चाहते हो तो यही सही। मुझे नहीं लगता कि ये लड़की हमारे साथ बैठकर खाना खाने के लायक है। सिर्फ खाना ही क्या, इस घर में रहने के लायक भी है। ऐसी लड़कियां इज्जतदार लोगों के घरों में नहीं लाई जाती। अगर तुम्हें अपना मन बहलाना है तो बाहर जितना मर्जी इसके साथ समय बिताओ, लेकिन इस घर में इसकी कोई जगह नहीं, रागिनी जी ने जश्न को देखते हुए जवाब दिया। उनकी बात सुनकर अति की आंखों में आंसू आ गए थे। क्या गलती थी उसकी जो उसके चरित्र पर इतना बड़ा दाग लग गया? अब उसे वहाँ पर रुका नहीं जा रहा था, इसलिए वो पलटकर वहाँ से वापस कमरे में जाने लगी। लेकिन जश्न ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और उसे गुस्से से देखने लगा। उसके बाद उसकी गुस्से भरी नज़रें रागिनी जी की तरफ घूमी और उसके साथ ही वहाँ बैठे बाकी दो शख्स पर भी, जिसमें उसका भाई हर्ष और उसकी बीवी मनीषा थी। और भी बहुत से लोग हैं यहाँ पर जो इस घर में रहने के लायक नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैंने उन्हें इस घर में जगह दी। अगर किसी को बाहर निकालना ही है तो क्यों ना शुरुआत उन लोगों से ही करे। कहते हुए उसने अपनी तीखी नज़रें हर्ष और मनीषा की तरफ घुमाई। उसकी बात सुनकर हर्ष और मनीषा दोनों के चेहरे पर गुस्से के भाव आ गए। रागिनी जी भी गुस्से से उसे देख रही थी। शायद आप मेरा कल वाला जवाब भूल गई। कोई बात नहीं, बुढ़ापे में अक्सर याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, इसलिए एक बार फिर से आपको याद दिला दूँ, ये घर मेरा है और यहाँ कौन रहेगा कौन नहीं, इसका फैसला सिर्फ़ और सिर्फ मैं करूँगा। और अगर आपको इस लड़की के साथ नाश्ता करने में इतनी ही प्रॉब्लम है तो पहले हम दोनों नाश्ता कर लें, उसके बाद आप आराम से खाना खाइएगा, जश्न ने मुस्कुराते हुए कहा। तो रागिनी जी ने अपनी मुट्ठियाँ कस ली। उन्होंने अति की तरफ देखा जो सिर नीचे झुकाकर खड़ी थी, शायद अपने आंसू रोकने की कोशिश कर रही थी, और बोली, तुम सच में इस लड़की को यहाँ बिठाना चाहते हो? उन्होंने सामने रखी चेयर की तरफ देखते हुए कहा था। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके जवाब से रागिनी भी हैरान थी, लेकिन अगले ही पल उनकी आंखें बड़ी हो गई जब जश्न अपनी जगह से उठा और अति का हाथ पकड़कर उसे अपनी चेयर पर बिठाकर बोला, वहाँ नहीं, यहाँ इस चेयर पर। जश्न को अति को उस चेयर पर बिठाते देख सबके चेहरे का रंग उड़ गया था। मनीषा, जिसका सारा ध्यान खाने पर था, एकदम से खांसने लगी। आज तक कभी इस चेयर को छूने की भी हिम्मत नहीं हुई मेरी, और ये महारानी सीधा यहाँ पर कब्जा करने लगी। अगर ज़रूरत से ज़्यादा खाओगी तो यही हाल होगा, जश्न ने तंज भरे लहजे में कहा। रागिनी जी ने निराशा से जश्न की तरफ देखा और बोली, हमें यकीन नहीं होता कि तुम हमें इस तरह जवाब भी दे सकते हो। मैं हमेशा से ही ऐसे जवाब देते आया हूँ। अगर सवाल पूछने वाले को मेरे जवाब से दिक्कत है तो सवाल पूछे ही मत, जश्न ने अति के साथ वाली चेयर पर बैठकर कहा और अति के सामने खाना परोसने लगा। अति तो एकदम हक्की बक्की उसे ही देख रही थी। उसे रागिनी जी को देखते हुए डर भी लग रहा था और जश्न पर हल्का गुस्सा भी आ रहा था कि वो अपनी माँ को ऐसे कैसे जवाब दे सकता है और छोटी सी बात का बतंगड़ क्यों बना रहा है। अगर उन्हें उससे इतनी प्रॉब्लम है तो वो उसे यहाँ से भेज दे। उसे एक इज्जत भरी ज़िंदगी जीनी है जो वो कहीं भी रहकर जी लेगी। कोई छोटा मोटा काम कर लेगी और साथ ही अपनी पढ़ाई भी पूरी कर लेगी। लेकिन फ़िलहाल तो वो जश्न से कुछ भी नहीं कह सकती थी। लेकिन फिर भी उसने थोड़ी सी हिम्मत की और बोली, मैं कमरे में नाश्ता कर लूँगी। तुम्हारी राय पूछी क्या किसी ने? जश्न गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए बोला तो उसने फिर से अपना सिर नीचे झुका लिया और चुपचाप नाश्ता करने लगी। रागिनी जी भी अपने गुस्से को दबाते हुए वहाँ पर बैठ गई।
हर्ष के चेहरे पर जश्न को देखते हुए अलग ही गुस्सा था, लेकिन फिर भी वो चुपचाप नाश्ता करने लगा। नाश्ता खत्म होने के बाद जश्न अपनी जगह से उठा तो अति भी उसके साथ साथ ही खड़ी हुई। और कुछ खाना है? वो उसे देखते हुए बोला तो अति ने जल्दी से अपना सिर ना में हिला दिया। तो जाओ ऊपर, और जब तक मैं नहीं आऊँ तब तक नीचे आने की ज़रूरत नहीं। उसकी बात सुन अति जल्दी से सीढ़ियाँ चढ़कर कमरे में चली गई। उसके जाने के बाद रागिनी जी व्यंग्य से मुस्कुराई और बोली, सच को चाहे कितना भी छुपा लो, लेकिन वो बाहर आ ही जाता है। एक ना एक दिन ये लड़की भी दुनिया वालों के सामने आ ही जाएगी, तब किसी को क्या मुंह दिखाओगे? रागिनी जी ने कहा तो जश्न उनकी तरफ पलटा। जश्न सिंह शेखावत दुनिया की परवाह नहीं करता। वैसे जश्न जी मानना पड़ेगा, आज तक कभी आपने मम्मी जी को पलट कर जवाब नहीं दिया, लेकिन इस लड़की में ना जाने आप पर कैसा जादू कर दिया है जो आप इस तरह से उनके खिलाफ हो गए। मनीषा मुंह बनाते हुए बोली, जो मेरे खिलाफ होगा मुझे उसके खिलाफ जाने में कोई परहेज नहीं। ठीक है, नहीं होंगे तुम्हारे खिलाफ, लेकिन तुमसे इतनी तो उम्मीद कर ही सकते हैं कि तुम इस घर की मान मर्यादा का ध्यान रखो। ज़रूरी तो नहीं वो लड़की इस घर में रहकर तुम्हारे कमरे में ही रहे। इस घर में और भी बहुत सारे कमरे हैं, कोई भी कमरा उसके लिए तैयार हो सकता है। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। अच्छा होगा आप सब अपनी ज़िंदगी पर ध्यान दें, जश्न ने कहा और बाहर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। रागिनी जी ने उसे जाते हुए देखा तो एक बार फिर से बोली, ठीक है, नहीं कहेंगे तुमसे कुछ, लेकिन इतना बता दो कि इस बार भी तुम महाशिवरात्रि की पूजा में शामिल होगे या हमेशा की तरह इस बार भी कोई बहाना बनाकर आरती हमें ही करनी होगी? उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस बार की आरती मैं खुद करूँगा। सिर्फ आरती ही क्यों, महाशिवरात्रि से जुड़ी हर चीज़ मैं खुद करूँगा, जश्न ने बिना पलटे ही कहा और फिर घर से बाहर आ गया। वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ ही रहा था कि उसका फ़ोन बजा। उसने देखा तो ये किसी खास आदमी का फ़ोन था। उसने बिना कोई देर किए वो फ़ोन रिसीव किया। सर, आपका शक बिल्कुल सही था। आपका एक्सीडेंट अचानक से हुआ नहीं था, बल्कि किसी ने सोच समझ कर करवाया था, और हो ना हो ये आपके किसी करीबी इंसान की ही सोची समझी साजिश है। फ़ोन पर उस आदमी की बात सुनकर जश्न व्यंग्य से मुस्कुराया और फ़ोन काटते हुए गाड़ी का दरवाज़ा खोलने लगा, लेकिन तभी किसी ने उसे पीछे से आवाज़ लगाई, जश्न जी। वो मीठी सी आवाज़ सुनकर जश्न पलटा तो अति दरवाजे पर खड़ी थी और घुटनों को हाथ लगाकर लंबी लंबी सांसें ले रही थी। जश्न उसे देखते हुए उसकी तरफ बढ़ा। क्या हुआ? उसने उसे देखते हुए पूछा, पर अति ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसकी तरफ देखती रही। अब कुछ बोलोगी या मुझे देखती ही रहोगी? जश्न ने फिर से पूछा, लेकिन अति तो बस अपने होंठ चबाते हुए उसे देख रही थी, जैसे उसके चेहरे का मुआयना कर रही हो। ओह हेलो, मेरी एक तस्वीर ले लो और उसे देखती रहना, क्योंकि तुम्हारे सामने यूँ खड़े रहने के अलावा मेरे पास और भी बहुत सारे काम हैं, जश्न ने एटीट्यूड से कहा तो अति बोली, रुकिए, पहले मुझे पता तो कर लेने दीजिए कि आपका मूड गुस्से वाला है या प्यार वाला। प्यार वाला से तुम्हारा क्या मतलब है? वही जब आप प्यारी प्यारी बातें करते हैं। ओह, तो तुम्हें मेरा कौन सा मूड पसंद है, गुस्से वाला या प्यारी प्यारी बातों वाला? अति कुछ कहती उससे पहले ही जश्न की पीछे खड़ी गाड़ी में एकदम ज़ोर से धमाका हुआ और सारी गाड़ी आग में जलकर राख होने लगी। धमाका इतना तेज़ था कि काफ़ी दूर खड़े जश्न और अति भी अपनी जगह से पूरी तरह हिल गए। अति गिर जाती अगर जश्न उसे अपनी बाहों में ना संभालता तो, लेकिन संभालते संभालते भी उसको लेकर ही नीचे गिर गया। जश्न नीचे था और अति उसके ऊपर, और दोनों उस जलती हुई गाड़ी को देख रहे थे। अति सोच रही थी कि थोड़ी देर पहले जश्न इस गाड़ी में बैठकर निकलने वाला था, और जश्न सोच रहा था कि अगर अति ने उसे रोका नहीं होता और वो उसके पास ना आया होता तो ये गाड़ी अकेले नहीं जलती, इसके साथ इसकी ज़िंदगी भी जलकर स्वाह हो जाती। धमाके की आवाज़ सुनकर बाकी घरवाले भी भागते हुए बाहर आए, पर जलती हुई गाड़ी पर नज़र जाने से पहले ही उनकी नज़र अति और जश्न पर गई, जो एक दूसरे की बाहों में लिपटे नीचे ज़मीन पर लेटे हुए थे। मनीषा ने गुस्से में मुठियाँ कस ली, जबकि रागिनी जी भी दांत पीसते हुए उन्हें देख रही थी और हर्ष के चेहरे पर भी अलग ही गुस्सा था। बताओ ना, तुम्हें मेरा कौन सा मूड ज़्यादा पसंद है? कोई भी नहीं, और ये पागलों वाला तो बिल्कुल भी नहीं।
आपके सामने इतना बड़ा धमाका हो गया, आपकी जान जा सकती थी उसमें, कुछ भी हो सकता था आपको, और आपको अभी भी आपके मूड की पड़ी है। मुझे कहा मेरे मूड की मुझसे ज़्यादा तो तुम्हें फिक्र है। हाँ तो और क्या करूं, कभी एकदम आग का गोला बन जाते हैं तो कभी आइसक्रीम की तरह पिघलने लगते हैं। तुम भी तो पिघलती हो। जस ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अपने निचले होंठ को दांतों में दबा कर कहा तो मासूम सी अति बिना उसका मतलब समझे बोली, वो तो आप पिघलने पर मजबूर कर देते हैं, और आप ये कब से यूं नीचे लेटे हुए हैं। खड़े हो जाइए और जाकर अपनी कार को चेक कीजिए जो आपकी तरह कभी भी भड़क उठती है। उसका यूं गुस्से में और बिना जश्न से डरे बोला जश्न के चेहरे पर एक मुस्कुराहट ले आया। अगर तुम मेरे ऊपर से हटोगी तो ही खड़ा होऊंगा, जश्न ने कहा तो अति ने खुद पर ध्यान दिया कैसे वो जश्न को बिस्तर समझकर उसके ऊपर लेटी हुई थी। सॉरी, वो मुझे पता नहीं चला, कहते हुए वो ऊपर से हटने को हुई, लेकिन जश्न ने अपनी बाहों से दबाव बनाकर उसे फिर से अपने करीब खींच लिया और मदहोश आंखों से उसे देखते हुए बोला, पहले ये बताओ तुम्हें मेरा मूड कौन सा पसंद है। उसके इस तरह से देखने और पूछने से अति के दिल में तितलियां उड़ने लगी। उसके होंठ सूखने लगे जिन्हें उसने अपनी जीभ फेर कर तर किया, लेकिन जश्न ने उसके होंठों की तरफ जिस तरह से देखा उसके बाद तो अति का गला तक सूख गया। घरवाले जो कब से उन्हें देख रहे थे और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाए तो रागिनी जी ऊंचे स्वर में बोली, जो हादसा होना था हो गया, अब यहाँ यूं लेटे रहने से कुछ हासिल नहीं होगा, सैकड़ों नौकर हैं यहाँ, कुछ तो ध्यान रखो। उनकी कड़कती हुई आवाज़ सुन अति ने उनकी तरफ देखा, लेकिन वो मुंह बनाकर उसे देखते हुए अंदर चली गई और साथ ही मनीषा और हर्ष भी। अति ने एक बार फिर से उठने की कोशिश की, लेकिन इस बार फिर जश्न ने उसे और ज़्यादा कस लिया और बोला, पहले मेरी बात का जवाब दो, तुम्हें मेरा कौन सा मूड पसंद है। कोई भी नहीं, और ये पागलपन वाला तो बिल्कुल नहीं, अति ने कहा और इस बार झटके से खड़ी हो गई। जश्न ने गुस्से से उसे देखा, लेकिन वह उसकी तरफ बढ़ता उससे पहले ही अति घर के अंदर भाग गई और फिर अगले ही पल बाहर आई और नीचे ज़मीन से कुछ उठाते हुए बड़बड़ाई और जश्न की तरफ देखते हुए वापस चली गई। जश्न का गुस्से वाला चेहरा एक बार फिर से मुस्कुराहट की कैद में आया, लेकिन अगले ही पल वो मुस्कुराहट गायब हो गई जब उसने सामने जलती हुई कार की तरफ देखा जिस पर नौकरों ने पानी डालकर आग को बुझा दिया था। उसकी आंखों में अब भयंकर गुस्सा था। आग लगी नहीं लगाई गई है, लेकिन जश्न सिंह शेखावत के इरादों से मजबूत उसकी सांसें हैं जिन्हें छीनना किसी इक्की दुक्की के बस की बात नहीं। उसका ड्राइवर सामने ही खड़ा था। उसने इशारा किया तो वो जल्दी से दूसरी गाड़ी ले आया। उस जली हुई गाड़ी को देखकर व्यंग्य से मुस्कुराते हुए जश्न शेखावत विला से बाहर चला गया। अति अपने कमरे में पहुंच चुकी थी। उसके हाथों में वो फ़ोन था जो जश्न ने उसे दिया था। इसी फ़ोन को लेकर वो उसके पास गई थी ताकि उससे पूछ सके कि इसे फ़ोन मिलाया कैसे जाता है और रिसीव कैसे किया जाता है, लेकिन पूछने से पहले ही वहाँ इतना बड़ा धमाका हो गया और उसके बाद जश्न की पागलपंथी शुरू हो गई। खाता क्या है ये आदमी जो इतनी उल जुलूल हरकतें और बातें करता है। हाँ, पक्का सारा दिन लोगों के दिमाग खाता होगा, उसने जश्न की तस्वीर को देखते हुए कहा, लेकिन तभी उसकी नज़र उस तस्वीर में जश्न के साथ खड़ी लड़की पर गई जो जश्न के गले में बाहें डालकर खड़ी थी। ना चाहते हुए भी उसके चेहरे पर एक सिकन सी आ गई। तभी दरवाजे पर किसी की आहट हुई। जल्दबाजी के चक्कर में अति ने दरवाज़ा खुला ही छोड़ दिया था।